बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शुवाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। नाजरीन, रमज़ान का महीना बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है और इस महीने में हमारी कोशिश होती है कि जिस कदर हो सके बारगाहे इलाही से सवाब इकट्ठा करें। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी आदात जिनसे हम छुटकारा पा सकते हैं, उनको छोड़ने का भी ये एक बहुत अच्छा मौका होता है, जैसे कि तंबाकू नोशी, कॉफ़ी और चाय का बेदरग इस्तेमाल और जंक ईटिंग। अब जंक ईटिंग की जब हम बात करते हैं तो वेट लॉस रमज़ान का एक खासा बन जाता है। बहुत सारे लोग रमज़ान में चाहते हैं कि जो एक्स्ट्रा वेट उन्होंने गेन किया हुआ है उसको लूज़ कर लें। अब जब वेट लॉस होता है तो सबसे पहले उसका इम्पैक्ट आता है स्किन पर, और हम चाहते हैं कि रमज़ान में और स्पेशली ईद पर हमारी स्किन ग्लो करती रहे। और यही वजह है कि हमने आज एक डर्माटोलॉजिस्ट को इनवाइट किया है अपने शो में। डॉक्टर मुबशर डाहा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि पिम्स में एज ए डर्माटोलॉजिस्ट काम करते हैं। और साथ साथ हम लेंगे आपकी कॉल्स। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई देता रहेगा, तो आपने हमें कॉल करना है और हम आपके तमाम मसाइल के जवाब देंगे। जी डॉक्टर डाहा, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच मैडम। वालेकुम अस्सलाम। जिस तरह कि मैंने कहा कि रमज़ान में भी हम चाहते हैं और ईद पे भी हम चाहते हैं कि हमारी स्किन ग्लो करे, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि हमें रमज़ान में ऐसा क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे हमारी जो स्किन है वो मुतासिर ना हो। देखिए, रमज़ान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, वो ये आता है कि जब हम अफ्तार करते हैं तो अफ्तार के ना हम मैक्सिमम ईटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि हमारा ये मजहबी फरीज़ा है कि हम रोज़ा रखते हैं, तो रोज़ा रखने के ना आपकी ना सिर्फ ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बड़े इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं, जबकि आपकी स्किन भी इससे इम्प्रूव होती है। लेकिन अगर रोज़े को उसकी प्रॉपर स्पिरिट्स के साथ, जो उसके साथ रूह है उसके साथ रखा जाए, और साथ ही है कि जो अपने खाने पीने उसकी एहतियात करनी होती है। नॉर्मली क्या होता है जी कि जब अफ्तार का टाइम आता है तो मैक्सिमम हमने जंक फूड भी लेनी है, हमने पकोड़े भी खाने हैं, हमने समोसे भी खाने हैं, हमने ऑयली चीज़ें भी खानी है, हमने तली हुई चीज़ें भी खानी है, और हमारी कोशिश होती है कि दिस इज़ द लास्ट टाइम कि हम जितना मैक्सिमम खा सकते हैं वो खा लें। तो इसलिए जो रिकमेंड करते हैं हम वो ये है कि जी आप बैलेंस डाइट लें, आप पानी का इस्तेमाल भी करें, लेकिन पानी का इस्तेमाल का भी अपना तरीका है रोज़े के बाद। नॉर्मली क्या होता है जी कि लोग मैक्सिमम पानी रोज़ा अफ्तार करने के फ़ौरन बाद पी लेते हैं, थोड़ी सी प्यास भी लगी होती है, तो इस तरह से नहीं रिकमेंडेड कि जी कि आप फ़ौरन से मैक्सिमम पानी पी लें। उससे फॉर बेटर ये है कि आप अपना पानी पिए उस वक्त रोज़ा अफ्तार करने के बाद, लेकिन ग्रेजुअली थोड़े वक्फे के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ताकि आपकी स्किन डैमेज ना हो। जो कि रोज़े में क्या होता है जी, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पूरा डे आप लोग फास्टिंग में होते हैं, और साथ ही है कि वाटर इनटेक कम हो चुका होता है, लिक्विड डाइट कम हो चुकी होती है। और दूसरी बात ये भी है कि जब आप अफ्तार से लेके सहर तक का टाइम होता है, या सपोज उस वक्त भी आपकी लिक्विड इनटेक बहुत ज़्यादा नहीं होता। क्या होता है जी कि मैक्सिमम जितना पी सकते हैं पानी पी लिया, शिकंजबीन पी ली, कोई टैंक पी लिया, कोई भी ऐसी चीज़ पी ली जो उस वक्त आपको ज़रूरत होती है, उसके बाद फिर पानी पीना कम कर देते हैं। बिल्कुल या ऐसा ही इस तरह की रूटीन नहीं होती जी कि आप शहर तक या जितनी देर जाग रहे हैं आप पानी पीते रहें। तो इसलिए रिकमेंडेड तो यही है कि जी कि आप बैलेंस डाइट लें। आपकी डाइट में फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होनी चाहिए, आप प्रोटीन भी हो, डेफिनेटली प्रोटीन का होना भी ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि आप सारा दिन फास्टिंग में होते हैं, तो आपकी बॉडी को फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी के लिए आपको ये चीज़ ज़रूरी है। डॉक्टर डाहा, ये जो हम लोग बहुत ज़्यादा ऑयली फूड इस्तेमाल कर लेते हैं, आपने जिक्र किया पकौड़ों का, समोसों का, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। और बहुत चाहने के बावजूद, बीइंग अ डॉक्टर, मैं भी पकौड़े खा रही होती हूँ, तो हम किस तरह से लोगों को मना करें। दूसरी बात ये है कि अगर हम ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं तो क्या स्किन पर इसका कोई असर आता है? ऑयली फूड ज़्यादा खाने से यानी वेट तो गेन होता है डेफिनेटली, स्किन पर ऑयली फूड का क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए, आपका पहला सवाल ये है कि जो आपने कहा जी कि क्या हम जो पकोड़े हम लोग भी खाते हैं, समोसे हम भी खाते हैं, आप उसको ना वो करें, म्याना रवी में खाएं। मतलब आप इस तरह ना करें रूटीन में कि जी कि आप मैक्सिमम पकोड़े खा लें, मैक्सिमम समोसे ले लें। 2 पकोड़े 1 समोसा लेने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह कि जब ऑयली चीज़ें या तली हुई चीज़ों की मिकदार आपकी डाइट में बढ़ जाती है, तो उसमें ये होता है कि आपकी स्किन के ऊपर डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आता है, और स्पेशली उन लोगों की स्किन की जिनकी ऑलरेडी स्किन ऑयली होती है। अच्छा। स्किन की हमारी 2-3 टाइप्स हैं। एक स्किन ऑयली होती है, जिसके आप देखते होंगे कुछ लोग हैं जिनके हर वक्त एक फेस के ऊपर ना चिकनाई सी होती है और ऑयल सा उनको महसूस होता है। कुछ लोग होते हैं जिनकी स्किन ड्राई होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन होती है। जो स्पेशली ऑयली स्किन वाले लोग होते हैं, वो अगर इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो उसमें उनकी ऑयली स्किन के तो ऑयल प्रोडक्शन मजीद बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑयल को एक्चुअली सीबम होता है, जिसको हम आम जबान में ऑयल का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरा ये कि उनकी स्किन के ऊपर एक्नी और पिंपल्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अच्छा, यानी ज्यादा उनको पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं जब वो ऑयली फूड खाते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा।
तो इसलिए जो हम रिकमेंड करते हैं वो ये कि ऑयली चीज, अगर जिस तरह से एक तो हमारा एक रूटीन का है कि जी कि हम अफ्तार के टाइम पकोड़े खाएंगे, समोसे खाएंगे, लेकिन उसमें हम फ्रूट चाट भी ऐड कर सकते हैं। सही। उसमें हम जब हम खाना खा रहे होते हैं उसमें वेजिटेबल्स और साथ ये है कि हम उसमें जो हमारा लिक्विड होता है उसमें हम फ्रेश जूसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आप रूटीन का हिस्सा बनाएं जिससे आपकी स्किन भी बेहतर होगी और ओवरऑल हेल्थ भी बेहतर होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना पानी पीना चाहिए एक नॉर्मल इंसान को? ये वो सवाल है जो कि मुझसे कई दफ़ा पूछा गया है। तो आप ये बताइए कि नॉर्मल रूटीन में और रमज़ान में क्या फ़र्क होता है? यानी आपने ये तो कह दिया कि हमारी वाटर इनटेक कम हो जाती है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान को नॉर्मल डेज में कितना पानी पीना चाहिए और फिर रमज़ान में कितना पानी पीना चाहिए? जो नॉर्मली रिकमेंडेड है ना एक ह्यूमन बॉडी के लिए वो है 8 गिलास ऑफ वाटर ठीक फॉर 24 आवर्स। अब उसमें होता क्या है कि जी हमारा गर्मियों में वाटर इनटेक बढ़ जाता है क्योंकि पसीना आता है, गर्मी होती है, प्यास ज़्यादा लगती है, सर्दियों में कम हो जाता है। सही। इसी तरह से जो रमज़ान है, रमज़ान में क्या होता है जी कि आपका अफ्तार और सहर के दरमियान जो टाइम होता है वो पीरियड कम होता है। दरमियान में 2-3 घंटे आप जाग रहे होते हैं फिर सो जाते हैं, तो इसलिए उसमें भी रिकमेंडेड ही है कि आप थोड़े वक्फे के बाद, घंटे बाद, आधे घंटे बाद ना 1 गिलास आप वाटर ले लें, ताकि ये हो कि जो बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है वाटर की, और स्पेशली स्किन के लिए, क्योंकि स्किन के लिए बॉडी का हाइड्रेट होना या बॉडी में मुनासिब मिकदार ऑफ वाटर का होना बहुत जरूरी होता है। आपसे लोग सवाल इसलिए करते हैं मैडम कि आपकी अपनी स्किन अच्छी है, सो पीपल आस्क यू कि जी आपकी अगर स्किन अच्छी है तो आप पानी कितना इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारी पब्लिक में और हमारे सोसाइटी में जनरल कंसेप्ट है कि जी कि अगर आपकी स्किन बेहतर है तो आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा करते होंगे, या सपोज की स्किन बेहतर करनी है तो पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। सही। तो इसलिए ये सवाल कॉमनली हमसे ही पूछा जाता है कि जी आपका पानी का कितना रोल है स्किन को बेहतर करने में। पानी का बड़ा मेजर रोल है कि आपका जब वाटर इनटेक बेहतर होता है तो स्किन आपकी हाइड्रेट रहती है, ड्राई होने से बच जाती है, स्किन डैमेज होने से बच जाती है, और इवन के जो हमारे ऊपर सनरेज आ रहे होते हैं उसके भी डैमेजिंग इफेक्ट आपकी बॉडी के अगर प्रॉपरली हाइड्रेटेड है तो कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। अच्छा, मुझे इत्तेफाक हुआ एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ काम करने का, और उनकी मैंने ये आदत देखी कि वो बहुत ज़्यादा पानी पीती थी, बल्कि उनका निकनेम था मछली, क्योंकि वो इस कदर पानी पीती थी, और यही वजह थी कि उनकी स्किन बहुत बेहतर थी। तो लेकिन मुझे ये भी बताइएगा कि बहुत ज़्यादा पानी पीने का भी कोई नुकसान है स्किन के हवाले से, या नहीं इट इज़ ऑलवेज गुड फॉर योर स्किन? देखिए, जितना मैक्सिमम पानी पिएंगे उसका आपकी स्किन के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए कोई नुकसान नहीं है। हमारी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि अगर पानी का जो क्वांटिटी होगी बॉडी में या इनटेक होगा जो बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होगा, तो हमारे मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल मैकेनिज्म है कि थ्रू यूरिनेशन ना वो बॉडी उसको बाहर निकाल देती है। जितना रिक्वायर्ड पानी होता है बॉडी के लिए, जितने जिस्म को जरूरत होती है उसको रिटेन कर लिया जाता है, बाकी पानी को जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू यूरिनेशन। इसलिए इसका कोई नुकसान नहीं है। अलबत्ता इसका बेनिफिट है ना सिर्फ आपकी स्किन के लिए बल्कि आपका जो किडनी है उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल है कि आप जितना मैक्सिमम पानी पिएंगे उसकी फंक्शनिंग बेहतर होगी, एक तरह से उसकी फिल्ट्रेशन हो जाती है, एक सफाई हो जाती है किडनी की। इसलिए बेहतर है कि जितना मैक्सिमम पानी पी सकते हैं वो पिए, उससे कोई नुकसान नहीं है। तो क्या ये भी हकीकत है कि अगर हम पानी नहीं पी रहे तो एजिंग का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पानी ना पीने से क्या होता है जी कि आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। जो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, आपकी स्किन पे पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरा ये होता है कि अगर आप सन एक्सपोजर में जाएंगे तो जो पिगमेंटेशन के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अदरवाइज यह है कि अगर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा है या बेहतर है तो पिगमेंटेशन उस इंटेंसिटी की नहीं होती जितना अगर पानी का इस्तेमाल कम है या आपकी डिहाइड्रेटेड स्किन है उसमें सन रे जो डैमेज करती हैं। अच्छा। तो इसलिए डेफिनेटली इसका इफेक्ट आता है आपकी स्किन एजिंग के ऊपर, स्किन की आपकी हेल्थ के ऊपर, ओवरऑल हेल्थ के ऊपर पानी ना पीने का बड़ा सीरियस इम्पैक्ट आता है। आजकल हमने देखा है कि एक मसला बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है विच इज़ कॉल्ड मेलाज्मा और फ्रैकलिंग। तो मैं चाहती हूँ कि आप पहले तो दोनों के मुतालिक इंडिविजुअली बताइए कि मेलाज्मा क्या है और फिर हम जाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो जनरल कंसेप्ट है मिलाज्मा, फ्रैकल्स, छाया और पिगमेंटेशन, ठीक है, इसको आम जबान में हम कहें तो ये सेम ही चीज़ें हैं। अच्छा। मतलब वन आर द सेम थिंग है ना ये, ठीक है। होता क्या है जी कि मिलाज्मा और जो पिगमेंटेशन है इसको हम मतलब पब्लिक के लिए हम इसको सिंपल कर देते हैं कि जो ये छाया बनती हैं फेस के ऊपर, ये सारे उन्हीं के नाम हैं। ठीक है, ठीक है। उसमें होता क्या है जी कि आपके बनने की रीजंस क्या होती है, नॉर्मली जो रीजंस देखी गई हैं वो सन एक्सपोजर है। मतलब धूप में जाना जिन लोगों का ज्यादा होता है उनकी स्किन के ऊपर इस तरह की छाया बन जाती हैं। और ये है कि जो हमारी ये वाली लाइट्स आप देख रही हैं इनमें भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इनकी ये वजह से भी आपके फेस के ऊपर छाया बन सकती है।
और क्या होता है कि नॉर्मली खवातीन में होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेस के ऊपर छाया आ जाती हैं, कभी ऐसा होता है जी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फेस के ऊपर छाया आ जाती हैं। तो ये 2-3 इसके मेजर कॉजेटिव फैक्टर्स हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अच्छा वो जिसको कंट्रोल किया जा सकता है वो सन एक्सपोजर है। बाकी तो नॉर्मल है कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ या प्रेगनेंसी है उसको तो हम नहीं रोक सकते। अब बाकी ये जो सन एक्सपोजर है इसको हम रोक भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, उसके डैमेजिंग इफेक्ट को भी कम किया जा सकता है कि आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, फेस के ऊपर डायरेक्ट सन रेज को ना पड़ने दें, कोई अम्ब्रेला, छतरी, हैट, पी कैप, कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर लें कि जिससे क्या होगा कि आपके फेस के ऊपर सूरज की किरणें डायरेक्ट नहीं पड़ेंगी और उसके डैमेजिंग इफेक्ट जो है वो कम से कम होंगे। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि इवन जो यूवी रेडिएशन इन लाइट्स में भी है जो कि अभी स्टूडियो में इस्तेमाल हो रही हैं, तो उनसे भी स्किन डैमेज होती है और यही वजह होती है कि हम लोग इतना मेकअप करके बैठे होते हैं बिकॉज वी वांट ऑल दोज लेयर्स ऑन आवर स्किन कि हमारी स्किन जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो क्या डॉक्टर डाहा अगर आप घर के अंदर भी बैठे हुए हैं तब भी आप यूवी रेडिएशन को एक्सपोज्ड हैं? मतलब वो लोग जो कि ज़्यादा नहीं निकलते, सन एक्सपोजर उनका कम होता है, मैंने देखा है कि बाज़ औक़ात वो भी पिगमेंटेशन की कंप्लेन कर रहे होते हैं, तो उसकी क्या वजूहत होती है? उसकी वजह भी यही है, उसमें जो आपने खुद बता दिया कि घर के अंदर भी जो लाइट्स होती हैं उसमें भी यूवी रेज होती हैं। तो मतलब सन ब्लॉक का इस्तेमाल या सन उसकी जो यूवी रेज से बचने के लिए जो एहतियात होती है वो घर के अंदर भी ज़रूरी होती है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी उतना नहीं होती जितना फॉर एग्जाम्पल आप सन एक्सपोजर में बाहर जाएंगे तो होती है, लेकिन वहाँ पे भी होती है, तो इसलिए वहाँ पे भी एहतियात ज़रूरी है, वहाँ पे भी आप सन ब्लॉक रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें। एक चीज़ और कि अगर आप सन एक्सपोज्ड हैं, बाहर जा रहे हैं, तो सन ब्लॉक की ना एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सन रेज को ब्लॉक करने की या सन रेज के डैमेजिंग इफेक्ट को रोकने की। तो उसके लिए जो रिकमेंडेशन हैं वो ये हैं कि कुछ 2 से 3 घंटे बाद सन ब्लॉक का दोबारा इस्तेमाल करें। सही, उसकी जो एफिकेसी है, जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, तो उससे फिर दोबारा क्या होता है जी सन रेज को रोक नहीं पाता। तो इसलिए हम उसको बचने के लिए सन ब्लॉक का दोबारा इस्तेमाल करें ताकि ये होगा कि आपके जो उसके डैमेजिंग इफेक्ट हैं उनसे आप बच सकें। सही। अच्छा, सन ब्लॉक भी तो बहुत वैरायटी के आते हैं, तो बहुत सारे लोग ये भी पूछते हुए नज़र आते हैं कि डॉक्टर साहब कौन सा सन ब्लॉक यूज़ करना है, कितना SPF होना चाहिए, और दूसरा आपने कहा कि हर 2 से 3 घंटे बाद लगाना है। अब ख़वातीन का ये मसला होता है, उन्होंने इतना मेकअप किया होता है, तो उसके ऊपर वो सन ब्लॉक किस तरह से बार बार रिपीट करेंगी? क्या पाउडर फॉर्म में भी कोई सन ब्लॉक आता है या क्या करना चाहिए? ये मसला ज़रा आप ख़वातीन का हल करें और फिर हम डिटेल में इलाज के मुतालिक बात करेंगे, लेकिन पहले एक कॉलर को ले लेते हैं। यहाँ पर कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी कि मेरा चेहरा बहुत डल हो गया है, रोजे रख रख के ना बहुत खुश्क सा हो गया, तो इसके लिए क्या चीज इस्तेमाल करूं? ठीक है, आप पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए कहाँ से कॉल कर रही हैं? नशीन बात कर रही हूँ, विहाड़ी से। ठीक है, तो आपका रोजे रखने से आपको लग रहा है कि आपका जो स्किन टोन है और स्किन जो है वो डल नजर आ रही है? जी जी। ठीक है, पानी वगैरह आप पी रही हैं रमजान में? मैं ब्लड की मरीज हूँ, ब्लड हाई रहता है, इसलिए मैंने रोजे रखने शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो तब ठीक है, लेकिन ये चेहरा डल हो गया ज्यादा। सही। और एज क्या है आपकी? एज यही कोई 32। ठीक है, मल्टीविटामिन्स लेती हैं आप? ऐसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करती। ठीक है, चलें, बहुत अच्छा सवाल है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, खवातीन का मसला स्किन डल हो रही है, क्या किया जाए? इसमें सिंपल सा है, कुछ चीज़ें आपने बता दी हैं कि जब आप रोज़ा रख रहे हैं तो पहले तो ये है कि डेफिनेटली आपके जो ब्लड प्रेशर है और ओवरऑल बॉडी है उसके ऊपर इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता होता है, जिसको हम फास्टिंग कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो स्किन के हवाले से आपने बात की है कि आपकी स्किन डल हो रही है, उसकी वजह पानी की कमी है। अभी थोड़ी देर पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि जो अफ्तार और सहर के दरमियान टाइम होता है, आप जितना मैक्सिमम पानी पी सकते हैं पानी का इस्तेमाल करें, और अगर सन एक्सपोजर है, धूप में बाहर जाना होता है आपका, तो उसको कम करें। ये 2 चीज़ें अगर आप कम कर लेंगी तो आपकी स्किन ना सिर्फ बेहतर हो जाएगी जबकि आपकी ओवरऑल स्किन जो है वो फ्रेश भी होगी, और जो रोज़े की वजह से आपको लगता है कि उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है ये डल होने का, वो कम हो जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा। सही। अच्छा डॉक्टर डाहा, वी आर कमिंग टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट, क्या इलाज है इस पिगमेंटेशन का जिसने सबको तंग किया हुआ है? अच्छा, पिगमेंटेशन की जो इलाज की बात की आपने, हमारे पास ना डिफरेंट ऑप्शन हैं इसके लिए पिगमेंटेशन की। पहली बात तो ये कि हम हमेशा अपने क्लाइंट्स को, मैं तो खुद पर्सनली तौर पे रिकमेंड करता हूँ कि आप कोशिश करें कि आप इसका जो है ना एहतियात करें, इलाज की तरफ ना आएँ। सही। क्योंकि इलाज जो है ना ये थ्रू कॉस्मेटिक्स और एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स की थ्रू ही होते हैं, और उसमें क्या होता है जी कि वो थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं।
ठीक। और हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, सेट इसकी थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं वो, तो इसलिए इसका इलाज सबसे बेहतर वही है कि एहतियात करें, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई है आपको। दूसरा है कि अगर हो जाए तो फिर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। हमारे पास लेजर्स की ऑप्शन है, हम लोग क्यों माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं, हम लोग PRP कर सकते हैं, म्योथेरेपी कर सकते हैं, उसमें क्यू स्विच लेजर होता है वो कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन हैं। और साथ ये भी हो सकता है कि हमको नाइट क्रीम ऐसी दें कि जिससे उसकी पिगमेंटेशन कम हो। अच्छा, नाइट क्रीम में भी आप ये बताना बहुत जरूरी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट क्रीम्स अवेलेबल है मार्केट में। कुछ ऐसी होती हैं कि जिसमें स्टेरॉइड्स ऐड किए हुए होते हैं, और वो क्या होता है जी, विद इन डेज 15-20 दिन में रंग गोरा हो जाता है, छाया कम हो जाती हैं, लोग बड़े खुश हो जाते हैं। ऐसी कोई भी क्रीम इस्तेमाल ना करें कि जिससे इतने जल्दी रिजल्ट्स आए। ठीक। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता जी, इतने अरसे की स्किन डैमेज हुई है और हम कहें जी 15 दिन में या 20 दिन में या 2 हफ्तों में ठीक हो जाएगी, ऐसी कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सही। ये मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, बिल्कुल और ये सही बात पब्लिक कर को रहे हैं बताना बहुत जरूरी है कि शॉर्टकट की तरफ ना जाएं, वो आपकी स्किन को बेहतर करने की बजाय डैमेज कर देगी। तो इसलिए जो डॉक्टर रिकमेंड करता है, और आई कैन श्योर यू कि जो डॉक्टर अगर रिकमेंड कर रहा है कि जो नाइट क्रीम दे रहा है या कोई ऐसी चीज दे रहा है, उसमें फिर डिफरेंट चीजें होती हैं, रेटिनॉल होता है, विटामिन C होता है, कोजिक एसिड होता है, डिफरेंट चीजें होती हैं जिससे आपकी ओवरऑल स्किन बेहतर होती है। सही। विटामिन C का इस्तेमाल भी बहुत सारे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, तो विटामिन C का क्या रोल है, वो किस तरह से हेल्प करती है पिगमेंटेशन में, और व्हाई इज इट गुड फॉर योर स्किन? देखिए, विटामिन C की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम नॉर्मली भी रिकमेंड करते हैं कि आप विटामिन C सिर्फ स्किन के ऊपर अप्लाई ना करें, जबकि स्किन की ना सिर्फ अप्लाई करें बल्कि आप विटामिन C के लिए इनटेक भी लें। जिस तरह से हमारे आजकल रमज़ान में तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिकंजी लोग पी रहे होते हैं, उसमें लेमन का इस्तेमाल करें। सर्दियों में हम जो विटामिन C उन खुराक में होता है या उन फ्रूट्स में होता है जो तुर्श होते हैं, सही। जो सिट्रस फ्रूट्स हम जिनको बोलते हैं, उसमें विटामिन C होता है। ओवरऑल स्किन ग्लो के लिए, स्किन की रिजुविनेशन के लिए, स्किन की हेल्थ के लिए इसका बड़ा मेजर रोल है। तो इसलिए विटामिन C का आपकी प्रॉपर डाइट में शामिल होना बहुत जरूरी होता है। एक और बात मुझे याद आ गई, आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि SPF कितना होना चाहिए सनब्लॉक का और कितनी कोटिंग चेंज करनी चाहिए। उस तरफ SPF जो नॉर्मली रिकमेंडेड है वो 60 एंड अबव होना चाहिए। ठीक है। जो हमारे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, स्पेशली इन रीजन में जो 60 एंड अबव होना चाहिए SPF, तो वो आपकी स्किन को जो है ना सन रे से बचा सकता है। और SPF बोलते हैं हम सन प्रोटेक्शन फैक्टर। हर सन ब्लॉक की ना अपनी कैपेसिटी होती है सन रेज को रोकने की। और दूसरी बात यह है कि जो आपने पूछा कि जो इन्होंने मेकअप किया होता है वो कैसे मैनेज करें, सन ब्लॉक का एक प्लस पॉइंट ये है कि सन ब्लॉक को आप मेकअप से पहले लगा लें, बाद में लगा लें, जिस भी पोजीशन पे लगा लें, हम सिर्फ ये रिकमेंड करते हैं कि किसी न किसी लेवल पे आपकी वो कोटिंग होनी चाहिए। ठीक है। आप बेस से पहले लगाएं, बेस के बाद लगाएं, जिस तरह से भी आप लगाएं, बट ये है कि सन ब्लॉक लगा होना चाहिए फेस के ऊपर। वो भी तीसरी लेयर है, चौथी लेयर है, या आपने कुछ भी पहले लगाया है, सन ब्लॉक बाद में लगाया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करेगा सन ब्लॉक। सही। तो ये भी देखा जाता है कि विंटर में फ्रैकलिंग कम हो जाती है और समर में ज्यादा हो जाती है, इसकी क्या वजह है? सिंपल रीजन जो आपको बताई है कि समर में सन रे ज्यादा होती हैं। अच्छा। उनके डैमेजिंग इफेक्ट ज्यादा होते हैं, विंटर में उसके कम होते हैं। विंटर में उसकी सन रेज में अल्ट्रावायलेट रेज की इंटेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि आपने देखा ना सूरज की किरणों की तपिश कम हो जाती है विंटर में। और गर्मियों में हम बाहर बैठ नहीं सकते, इतनी तेज धूप होती है। सर्दियों में हम बाहर बैठना पसंद करते हैं। अच्छा, एक और भी जनरल हमारा कंसेप्ट है कि विटामिन डी की प्रोडक्शन के लिए सन बाथ बहुत जरूरी है। हाँ, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने अपने आप को इस कदर टैन कर लिया होता है सन में बैठ कर विटामिन डी हासिल करने के लिए कि वो फिर उल्टा एक मसला बन जाता है। देखें, जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए या बॉडी को रिक्वायर्ड है, वो तो नो डाउट के बहुत जरूरी है। और विटामिन डी के अगर आप रोल चेक कर लें हमारे जिस्म में, वो हर पार्ट ऑफ बॉडी पे इफेक्ट कर रहा होता है। हमारी बोन हेल्थ, हमारी ब्रेन हेल्थ, हमारी दिल की जो हेल्थ है, हमारे जिगर की जो हेल्थ है, सबके ऊपर वो इफेक्ट कर रहा होता है। विटामिन डी के लिए जो हम रिकमेंड करते हैं कि आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें। सही। लाजमी नहीं कि आप धूप में जाके ही विटामिन डी की प्रोडक्शन करेंगे बॉडी की। दूसरी बात है कि हमने ये देखना है कि इंटरनेशनल गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर विटामिन डी के लिए आपने सन एक्सपोजर लेना है तो 10 मिनट्स है मॉर्निंग में और 10 मिनट्स है इवनिंग में। ठीक। इससे ज्यादा नहीं लेना। अच्छा। मतलब टोटल अगर आप लेना भी चाहें तो 10 मिनट्स हैं, जो तो सुबह के टाइम ले लें या फिर असर के टाइम जब धूप की तपिश कम हो जाती है। ठीक।
और जो अदर सोर्स ऑफ हमारे विटामिन डी वो है डी हैं, वो हमारे पास अपने सप्लीमेंट्स होते हैं विटामिन डी के, डिफरेंट फॉर्म में कैप्सूल्स में, इंजेक्शन फॉर्म में आते हैं, तो वो लें विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए, ना कि अपने स्किन को डैमेज कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये भी कर सकते हैं कि धूप की तरफ बैक करके बैठ जाएं, अपना फेस कवर कर लें, ये भी तो हो सकता है ना तरीका? देखिए एक हद तक ये बात ठीक है, लेकिन उसके भी आपके ऊपर इफेक्ट आ रहे होते हैं। अच्छा, हाँ जी। अब जो ये नहीं होता जी कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल धूप है तो आपके वो होगा चेहरे के ऊपर डायरेक्ट अगर वो नहीं पड़ रही, सन रेज नहीं पड़ रही, तो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसका भी इम्पैक्ट आता है। ठीक। अभी लेटेस्ट मैंने ये पढ़ा है और रिसर्च हुई है ये वाली, कि अगर आपका बाजू सपोज एक्सपोज्ड है सन रेज को या सूरज को, तो आपके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन हो सकती है। रियली दिस इज अ न्यू रिसर्च कि अगर आपके फॉर एग्जांपल बाजू के ऊपर सूरज की किरणें आ रही हैं या धूप लग रही है, तो आपके उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके फेस पे भी आ सकता है। तो इसलिए मतलब हमने जो आप बात करें कि कमर के ऊपर अगर होगी, अच्छा, तो वो तो फेस के ऊपर डायरेक्ट होगी नहीं। सही। तो कमर तो बड़ा हमारी जिस्म का ज्यादा बड़ा पार्ट है, तो इसलिए इससे ही बचना चाहिए। ठीक, ये बड़ा मुश्किल काम है और स्पेशली ख़वातीन के लिए कि मतलब हमने विटामिन डी भी हासिल करना है और फिर स्किन भी अच्छी रखती है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, विटामिन डी के कैप्सूल्स लेने चाहिए या वो जो एम्प्यूल्स आते हैं पानी में डालकर? दोनों ठीक है, बोथ आर गुड इनफ ना। बस उसकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है, वो मोस्टली हमारे पास जो पाकिस्तान में अवेलेबल है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट आ रहे होते हैं। तो वो फिर आपने देखना होता है कि उसमें ज़्यादा ना हो जाए, मतलब ये कि जो हमारा ये ना हो कि इतना ज़्यादा ले लें कि वो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज कर दे। लेकिन ये कि विटामिन डी का, अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि विटामिन डी शुड बी पार्ट ऑफ योर रूटीन डाइट। विटामिन डी की बॉडी को रेगुलर बेसिस पे रिक्वायरमेंट होती है। इस तरह नहीं होता जी आपने एक दफ़ा विटामिन डी का लेवल पूरा कर लिया बॉडी में तो बॉडी उसको स्टोर कर लेगी एंड इट विल गो अप टू 1 ईयर 2 ईयर 3, ऐसा नहीं होता। आपको रेगुलर बेसिस पे विटामिन डी रिक्वायर्ड होता है बॉडी के लिए, तो आप उसको रूटीन का हिस्सा बनाएं। और यही वजह है कि बाहर के ममालिक में बहुत सारे सीरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें विटामिन डी ऐड किया होता है, दूध में भी ऐड किया होता है। तो यहाँ पर हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग ऐसे फूड्स कंज्यूम कर लें जिनमें विटामिन डी हो, डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें, और अगर उससे पूरा नहीं हो रहा तो थोड़ा बहुत सन एक्सपोजर विद इन कंट्रोल, और उसके साथ साथ जो है वो हम लोग ये सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। हमने सन ब्लॉक की बात की कि इट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। आजकल मार्केट में कुछ ऐसे सन ब्लॉक भी हैं जो कि टिंटेड हैं, उनमें फाउंडेशन भी है और सन ब्लॉक भी है, तो वो किस कदर हेल्पफुल हैं, क्या वो इस्तेमाल करने चाहिए? जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे ना जो फाउंडेशन वाले सन ब्लॉक हैं वो ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल उसमें टिंटेड की जो बात आपने किया, नॉर्मली ऐसा होता है कि जिसमें फाउंडेशन भी होती है और सन ब्लॉक भी होता है, तो दैट इज़ गुड इनफ। उससे आपको इस्तेमाल करने में स्किन को जो है ना नुकसान नहीं होता। लेकिन कुछ सन ब्लॉक ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन को गोरा करते हैं, वो नहीं यूज़ करने। जो भी अगर आपको कोई बता रहा है कि जी कि ये सन ब्लॉक मैंने इस्तेमाल किया तो मेरा कलर फेयर हो गया, मेरा रंग गोरा हो गया, तो उन सन ब्लॉक में डेफिनेटली स्टेरॉइड्स होते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं होता जिस सन ब्लॉक के अंदर कोई ऐसी चीज़ ऐड कर दी जाए कि जो आपकी स्किन को बेहतर कर दे। स्किन को सिर्फ ये इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना स्किन को, ना कि स्किन को रिजुविनेट करना, और इस तरह का इसका कोई रोल नहीं होता। जो फाउंडेशन की बात की है वो तो ये कि मेकअप का फॉर मेकअप यूज़ के लिए फाउंडेशन ऐड कर दी जाती है, या फाउंडेशन के अंदर सन ब्लॉक ऐड कर दिया जाता है, तो वो कॉम्बिनेशन इज गुड इनफ। अगर आपने डे टाइम में उसको इस्तेमाल करना है और साथ मेकअप करना, दैट इज गुड। डॉक्टर साहब, मैंने कहीं पर पढ़ा और सुना भी है कि देयर इज़ अ जीन जो कि एक्टिवेट हो जाता है और फिर उससे पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें किस कदर सच्चाई है? क्या वाकई ऐसा है कि कोई जीन एक्टिवेट हो जाता है और फिर उसको स्टॉप करना मुश्किल हो जाता है, और एक दफ़ा अगर पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है तो वो हमेशा होती रहती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता जो पिगमेंटेशन का एक नॉर्मल प्रोसेस है वो आपको पता है कि मेलानिन प्रोडक्शन से होती है। मेलानिन आके बॉडी में जो अपर लेयर ऑफ स्किन है इसके ऊपर आके एक्यूमुलेट होता है और पिगमेंटेशन काज कर देता है या छाया बना देता है। तो उसमें होता क्या है कि जो हमने इसमें जो मेलानिन प्रोडक्शन है और उसकी एक्यूमुलेशन है उसको कम करना होता है। और दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें, हाँ एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो लोग रंग गोरा करने वाले क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं उनकी वजह से आपकी स्किन डैमेज होती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, इवन के 6 साल बाद भी केस रिपोर्ट हुए हैं कि जिसमें आपकी स्किन के ऊपर अचानक से छाया बन जाती हैं। तो वो परेशान हो जाते हैं जी कि क्या हुआ, और छाया या पिगमेंटेशन इतनी स्टबन होती है, इतनी ज़्यादा डीप होती है कि वो जिसके ऊपर फेस के ऊपर होती है वो परेशान हो जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि जब हमारे पास इस तरह के पेशेंट आते हैं तो हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो पता लगता है कि 5 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले कभी ना उन्होंने रंग गोरा करने वाली क्रीम का इस्तेमाल किया था। तो जो रंग गोरा करने वाली क्रीम्स हैं उसके इफेक्ट 6-7 साल बाद भी उसके साइड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं और स्किन को डैमेज कर रहे होते हैं।
तो इसलिए रिकमेंड यही है कि जी कि आप कोशिश करेंगे ऐसी कोई क्रीम इस्तेमाल ना करें जो विद इन डेज आपके रंग को गोरा कर दे और आपकी स्किन को डैमेज कर दे। बिल्कुल ऐसा ही है। और रमज़ान के फ़ौरन बाद शादियों का सीज़न होता है और बहुत सारी ख़वातीन जो होती हैं वो अपने फेस पर शॉर्टकट्स की हमने बात की कि वो ऐसी क्रीम्स लगाना शुरू कर देती हैं कि रंग गोरा हो जाए। और मैंने कुछ ऐसी भी यंग गर्ल्स देखी हैं जिनकी स्किन बहुत खूबसूरत होती है, रंग उनका बहुत साफ़ सुथरा होता है, लेकिन शादी के टाइम पे दे वांट टू बी एक्स्ट्रा फेयर, और यही क्रीम्स जिनकी आप बात कर रहे हैं इस्तेमाल करने से उनको पिंपल्स भी निकलना शुरू हो जाते हैं और बाद में छाइयों जैसे प्रॉब्लम और ऐसे स्टबन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं जिनसे छुटकारा हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा डॉक्टर डाहा, आप हमें ये बताइए कि फ्रूट चाट हमने खानी है और ऐसा हम क्या खा सकते हैं कि इबादत करने से तो एक नेचुरल ग्लो आता ही है माशाल्लाह रमज़ान में, लेकिन आप कुछ हमें एक्स्ट्रा ऐसे फूड्स बताइए जिनसे वाकई स्किन में बेहतरी आती है। देखिए, जो नॉर्मल डाइट है ना, पहली बात तो ये कि आपके पिछले सवाल का मैं जवाब दूंगा कि जो आपने कहा ना, हर इंसान की जो अल्लाह ताला ने स्किन बनाई होती है वो हेल्दी होती है। अगर आप अपनी हेल्दी स्किन जो नॉर्मल होती है आपको, अगर आप उसकी भी थोड़ी सी हिफाजत कर लें या थोड़ा सा ख्याल कर लें तो आपको किसी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए जो मैं रिकमेंड करता हूँ नॉर्मली कि अपना हेल्दी लाइफस्टाइल हो, स्किन की केयर प्रॉपर हो एंड डोंट गो फॉर एनी प्रोसीजर एंड डोंट गो फॉर एनी करेक्टिव मेजर्स। तो इसलिए कोशिश करें कि हेल्दी स्किन को रिटेन करें। दूसरी बात आपने पूछी कि जो फ्रूट चाट का इस्तेमाल हम करते हैं और साथ कौन सी ऐसी चीज़ लें जिससे स्किन बेहतर होगी। देखिए, फ्रूट चाट में अगर आपके नॉर्मल फ्रूट्स एडेड हैं और साथ ये कि आप जो ड्रिंक्स ले रहे हैं वो हेल्दी ड्रिंक्स हैं, ऐसा ना हो कि जो हमारे दूसरे हमारे ड्रिंक्स होते हैं जिसमें हमारी कोल्ड ड्रिंक्स आ जाते हैं, फिजी ड्रिंक्स जो हैं, शुगरी ड्रिंक्स जो हैं, ये लेने से आपकी स्किन डैमेज होगी। इससे ना सिर्फ आपकी हेल्थ डैमेज होती है, आपकी स्किन भी डैमेज होती है। इनसे अवॉइड करें। नॉर्मल जो स्किंजबीन है, लीमू डाल के या कोई ऐसी चीज़ डाल के इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन भी बेहतर होगी, हेल्थ भी बेहतर होगी। और साथ ये है कि आप हेल्दी डाइट लें। प्रोटीन डाइट लेने से आपकी हेल्थ बेहतर होती है, फैट लेने से आपकी हेल्थ बेहतर होती है और स्किन भी बेहतर होती है। और साथ कार्ब्स भी ऐड करें। रमज़ान में अगर कोई लोग डाइटिंग भी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ऐसी कोई डाइटिंग की तरफ ना जाएं या आप डाइट कंट्रोल की तरफ ना जाएं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग फास्टिंग में होते हैं। सही। जनरल कंसेप्ट आजकल हमारे जो वेस्ट कंट्रीज हैं उसमें ये भी चल रहा है कि हमारा जो है ना इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ वो लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। हम तो फास्टिंग सिर्फ हम रमज़ान में रोजे रखते हैं, वो लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग में लेके जाते हैं भी 18 घंटे 20 घंटे आपने सिर्फ पानी पीना है, कुछ इस तरह की चीज़ खानी जिससे आपका जो है ना एनर्जी लेवल जो वो बॉडी की अपना जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको वो कंज्यूम करके आपकी वेट को रिड्यूस करें। इसलिए जो रिकमेंडेशन हैं वो ये हैं कि बैलेंस डाइट लें और कम खुराक लें, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा इकट्ठी खुराक ना ले लें, तली हुई चीज़ों से अवॉइड करें, फ्रेश जूसेस लें, फ्रेश वेजिटेबल्स लें, फ्रूट चाट का इस्तेमाल करें। इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने से आपकी स्किन भी बेहतर होगी, आपकी हेल्थ भी बेहतर होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप मुतवाज़न ग़िज़ा खाते रहेंगे तो आपका वेट लॉस ऑटोमेटिकली होगा और आपकी जो स्किन है वो भी इम्पैक्ट नहीं होगी। और आजकल एक जो बहुत कॉमन मसला है यंग जनरेशन का वो है हेयर फॉल। तो क्या आपको लगता है कि ये जो अजीब अजीब किस्म की डाइट्स आ गई हैं मार्केट में जिसमें कार्ब्स छोड़ दो, प्रोटीन छोड़ दो, तो उस वजह से भी आपके बाल इफेक्ट हो जाते हैं और स्किन इफेक्ट हो जाती है? जी बिल्कुल ऐसा होता है। जो हम डाइटिंग करते हैं नॉर्मली सबसे पहले जो उसका इम्पैक्ट आता है वो हेयर फॉल पे होता है। ठीक है। उसमें होता क्या है, वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल जी हमारी बॉडी का जो जनरल मैकेनिज्म है वो हमें रिक्वायर्ड होती है बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। वो लोग जो एथलीट्स नहीं हैं, जो बहुत दौड़ते नहीं हैं, नॉर्मल रूटीन का काम करते हैं, वो 1700 to 1900 किलो कैलोरी पर डे रिक्वायर्ड होती है बॉडी को। होता क्या है जी कि जो उनका इनटेक होता है, जो खुराक वो ले रहे होते हैं वो उससे भी कम हो जाती है। और नॉर्मली बॉडी अपनी जो स्टोर्ड खुराक होती है उनको कंज्यूम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज पे ये होता है कि जब बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते अपनी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, तो वो क्या करता है, जो हमारे अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल हेयर है, हेयर को बॉडी के नजदीक जो हेयर है वो उसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसने दिल को एनर्जी सप्लाई करनी है, ब्रेन को सप्लाई करनी है, हमारे मसल्स को सप्लाई करनी है चलने के लिए, काम करने के लिए। तो क्या करता है कि वहां से एनर्जी को वो रिटेन करके दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी पे वो डायरेक्ट करना शुरू कर देती है। ये बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है। तो इसलिए
जो रिकमेंडेशंस हैं जो मैं गाइड करूंगा लोगों को, वो ये है कि आप कोशिश करें कि इतनी कम खुराक, इतनी डाइट और इतनी कम कैलोरीज पे ना जाएं कि आपकी बॉडी जो है वो हेयर फॉल की तरफ चली जाए या कुछ ऐसे साइन आना शुरू हो जाए। एट टाइम ऐसा भी होता है कि जब डाइट कम ले रहे होते हैं तो स्किन सैगी होना शुरू हो जाती है। अगर उस दौरान वाटर इनटेक बेहतर रखेंगे तो स्किन सैगी होने से बच जाएगी। तो ये भी रिकमेंडेड है कि जी आप जब डाइट ले रहे होते हैं तो होता क्या है जी, नॉर्मली क्योंकि जूसेस आपने मोस्टली निकाल दिए होते हैं और मोस्टली कार्ब्स डाइट को ना कम कर दिया जाता है अपनी रूटीन डाइट में, तो इसलिए जो है वो क्या होता है जी, आपके स्किन भी इफेक्ट होती है उससे और आपके हेयर भी इफेक्ट होते हैं। तो आप रिकमेंड करते हैं कि मल्टीविटामिन्स भी इस्तेमाल करने चाहिए, और अगर करने चाहिए तो रमज़ान में किस वक्त मल्टीविटामिन्स खाएं? क्या मल्टीविटामिन्स को खाने के साथ खाना चाहिए या किसी और वक्त पर खाना चाहिए? क्या सही तरीका है देखिए मल्टीविटामिन्स तो बहुत ज़रूरी हैं। ये तो आपने एक वैल्यू ऐड कर दिया है जो ऑडियंस के लिए, वो ये कि मल्टीविटामिन्स को वैसे भी अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं और स्पेसिफिकली इन रमज़ान और जब आप डाइट कर रहे हो, जब आप डाइट कंट्रोल पे चल रहे हो, इन तीनों ऑप्शन में या तीनों सूरतों में आप मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल लाजमी करें। क्योंकि होता क्या है कि ड्यूरिंग फास्टिंग हमारी वो सारी के सारे मिनरल्स और विटामिन्स पूरे नहीं हो रहे होते, इसलिए बॉडी को उसकी सपोर्ट्स रिक्वायर्ड होती है। और जब आप वो कर रहे होते हैं, डाइटिंग कर रहे होते हैं, तब भी आपकी बॉडी को वो चूंकि रिक्वायर्ड चीज़ें नहीं मिल रही होती, इसलिए आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। और जो बात आपने की है कि किस वक्त लेने चाहिए, उसका लेने का जो बेहतरीन टाइम होता है वो आप ड्यूरिंग मील भी ले सकते हैं, खाने के दरमियान ले लें या फिर खाने के बाद ले लें। खाली पेट नहीं लेना चाहिए और रात को सोने से पहले भी नहीं लेना चाहिए। बस ये दो चीजें हैं जिनसे अवॉइड करें। अदरवाइज आप मल्टीविटामिन किसी भी टाइम ले सकते हैं, बट खाने के बाद या खाने के दरमियान में ले लें तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं आपकी सेहत के ऊपर भी और आपकी ओवरऑल स्किन और हेयर के ऊपर भी। तो डॉक्टर डाहा, ये जो जूसेस हैं, हम लोग शुगरी ड्रिंक्स की बात नहीं कर रहे, फिजी ड्रिंक्स की भी नहीं, जो कि फ्रेश जूसेस होते हैं, तो क्या ये भी पानी का ऑल्टरनेट हो सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक। जो भी जूसेस हम ले रहे होते हैं उसमें अगर आप देखें तो उसमें मोस्टली में ऐसा होता है 70%, 80%, 90% पानी होता है और बाकी जो होता है हमारे उसमें मिनरल्स, विटामिन्स, कार्ब्स, जो भी हमें वो होती है न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं। तो इसलिए जूसेस जो हैं वो डेफिनेटली हमारे उसको रिप्लेस कर सकते हैं वाटर इनटेक को, या नॉर्मली उसकी जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग मेरी तरह के भी होते हैं जो कि चाय कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। यहाँ पर रोज़ा इफ्तार हुआ और वहाँ पर चाय का कप जो है वो हम लोग उठा लेते हैं, और फिर कैफ़ीन की एक सर्टेन इनटेक हमें चाहिए होती है, 3-4 कप ज़रूर दिन के। तो क्या वाकई चाय पीने से रंग जो है वो काला हो जाता है, जो कि एक जनरल कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि रंगत ख़राब हो जाती है चाय पीने से? इज़ दैट ट्रू? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ अलबत्ता ये है कि जिस तरह माएँ हैं, मैं भी अपनी अम्मी के सामने जब मैं खुद चाय पीता हूँ और मैं थोड़ा तेज़ पत्ती वाली चाय पीता हूँ, तो जब मैं वो बना रहे होते हैं, मेरा कुक बनाता है, कुक बना रहा होता है, तो वहाँ पे यही होता है जी कि अपनी सेहत का ख्याल ना करना और चाय इतनी तेज़ पी रहे हो। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता। और चाय पीने से या बहुत तेज़ पत्ती वाली चाय पीने से या बहुत स्ट्रॉन्ग चाय पीने से या कॉफ़ी पीने से आपकी जो हेल्थ है और आपकी स्किन है वो डैमेज नहीं होती। कॉफ़ी पीने से तो आपकी स्किन मजीद बेहतर हो जाती है। ठीक। तो इसलिए रिकमेंडेड है कॉफ़ी पिए आप, और कॉफ़ी पीने से, डार्क चॉकलेट खाने से, इन चीज़ों से आपकी स्किन बेहतर होती है। बिल्कुल। तो इसलिए इससे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके एजिंग प्रोसेस जी को बिल्कुल। डिले करने इन सब में सबसे ज़्यादा जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो होते हैं ग्रीन टी में। ग्रीन टी में, ठीक है। अब ग्रीन टी को तो चूंकि नॉर्मली हमारे यहाँ जो मशरूब कहें या हमारा जो ड्रिंक कहें उसमें चाय बहुत ज़्यादा इन है, और अगर हम जाते हैं हमारे जो वेस्टर्न वो है, हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं या जो हमारे पठान कल्चर है, वहाँ पे ग्रीन टी बहुत ज़्यादा इन है। तो आपने देखा होगा कि पठानों की स्किन बहुत अच्छी होती है। हाँ, तो रीजन बिहाइंड ये ग्रीन टी का बड़ा मेजर रोल है उसमें। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि वो कहवा बहुत ज़्यादा पीते हैं। वो कहवा बहुत ज़्यादा पीते हैं, उनके कल्चर का हिस्सा है। जिस तरह हमारे कल्चर का हिस्सा होता है पंजाब साइड पे कि जी हम चाय रूटीन में पीते हैं, इस तरह से वो लोग कहवा पीते हैं। और ग्रीन टी पीने से उसके आपकी जो स्किन उसके ऊपर एजिंग साइंस कम होते हैं। तो ग्रीन टी, चाय, कॉफ़ी, इनके सारों के अच्छे रिजल्ट्स हैं। अनलेस ऐसा ना हो कि आप सोने से पहले एक चाय पी लेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। नींद का एक अदर फिर प्रोसेस है जिसका इम्पैक्ट आता है आपकी हेल्थ के ऊपर। अदरवाइज इस तरह से हेल्थ के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं कि छाया बढ़ जाती हैं, स्किन डैमेज होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, आपने नींद की बात की, उस मुतालिक भी बात करेंगे, लेकिन मैं पहले पूछना चाहती हूँ कि वो कौन सी एज है जिससे वाकई स्किन का एजिंग प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है, और इसको किस तरह से स्लो डाउन किया जा सकता है, और कौन सी उम्र के बाद खवातीन को स्पेशली अपनी स्किन का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए? देखें, जो स्किन का जो एजिंग प्रोसेस स्पीड अप होने का एज सच कोई डिफाइंड टाइम नहीं है। ठीक। इट्स अप टू यू
कि आप अपनी स्किन का कितना ख्याल रखते हैं और इसको कितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। ठीक। हमने वो केसेस भी देखे हैं कि 20 ईयर ओल्ड है, मेल या फीमेल हो, हमारे पास आई हैं तो चेहरे के ऊपर बड़ी सीरियस किस्म की झुर्रियाँ हैं, पिगमेंटेशन है, स्किन डैमेज हुई हुई है। रीज़न बिहाइंड क्या होती है कि उनका जो नेचर ऑफ जॉब है वो सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, वो लोग काम कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा टाइम धूप में, तो उसकी वजह से उनकी स्किन डैमेज हो जाती है। हमने वो केसेस भी देखे हैं कि 45 ईयर हैं, 50 ईयर हैं, एंड दे हैव टेकन केयर प्रॉपर टेकन केयर ऑफ देयर स्किन। तो उनकी स्किन क्या होती है कि वो बिल्कुल उनकी अच्छी स्किन होती है और उनकी स्किन का प्रॉपर ख्याल होने की वजह से चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ भी नहीं होती, पिगमेंटेशन भी नहीं होती और स्किन फ्रेश भी होती है। अच्छा, आपने बात की कि प्रॉपर स्किन का ख्याल, तो वो एक गुड स्किन केयर रिजीम क्या होनी चाहिए, किस तरह से हम अपनी स्किन का जो है ख्याल रखें? देखें, जो गुड स्किन केयर रिजीम है ना, एक तो पहले जनरल कंसेप्ट ये है कि हम कौन कौन से सीरम यूज़ करें, क्या क्या यूज़ करें, नाइट क्रीम कौन सी यूज़ करें, कौन सा मेकअप यूज़ करें तो हमारी स्किन का ख्याल होगा, ऐसा नहीं होता। जो नॉर्मल स्किन का ख्याल होता है वो ये कि अपनी नेचुरल स्किन को रिटेन करें विद नेचुरल डाइट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और जो हमारे स्किन को रिक्वायर्ड हमारे सप्लीमेंट्स हैं या वाइटामिन हैं वो पूरा करें। उससे आपकी नॉर्मल स्किन ही बेहतर रहेगी। उसको हम कहते हैं जी स्किन का ख्याल कैसे करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि जो हमारी जिस तरह सन एक्सपोजर से मैंने कहा जी आप अवॉइड करें, प्रॉपर सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल बेहतर करें, अपनी नींद पूरी रखें, और जो लोग अपने एक्सरसाइज या वॉक कर सकते हैं वो करें। तो उससे ये सारे टिप्स वो हैं कि जिनसे आपकी स्किन बेहतर होती है और आपकी जो एजिंग है वो डिले से डिले होती जाती है। अच्छा, पुराने ज़माने के जो लोग थे अब वो तो खेतों में भी काम करते थे। यहाँ पर एक कॉलर है, पहले उनको ले लेते हैं फिर इस मुतालिक डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इकबाल कपाया जो बात कर रहा हूँ, कराची से बात कर रहा हूँ। जी इकबाल साहब। ये कि जो जिस्म में तिल निकल आते हैं, वो जो तिल होते हैं जो तकलीफ करते हैं, लाल लाल जैसे हो जाते हैं, वो तकलीफ भी करते हैं, तो इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए और ये किस वजह से हो जाते हैं, तो इसके बारे में मालूमात करनी है। ठीक है, और ये आपके जिस्म के किसी खास हिस्से पर है या ऑल ओवर द बॉडी है? ये चेस्ट की है ना, उस तरफ है। अच्छा ठीक है, उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है 48। ठीक है, और इन पे खारिश वगैरह भी होती है आपको? ये खारिश नहीं होती है, सिर्फ कभी तकलीफ होती है, रेड हो गया ऐसा नहीं, तिल जो बड़ा हो जाता है वो। ठीक है, तिल आपके कितने हैं तिल और कहाँ कहाँ पर हैं, दोबारा से बताइएगा। एक तो चेस्ट की तरफ है और एक रान की तरफ है। ठीक है, खारिश नहीं होती लेकिन साइज बढ़ रहा है, तो क्या इसमें से कोई कुछ मटेरियल सा भी निकलता है, कोई पानी वगैरह? नहीं, वो कुछ भी नहीं। ठीक है। पेन होता है? इसमें दर्द होता है आपको? हाँ, दर्द होता है। आप सवाल पूछना चाहेंगे कुछ इनसे? बस वो आपने पूछ लिया, एक सवाल था मैंने पूछ लिया इनसे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी अच्छा मैडम, इसमें यह है कि इसमें जो इन्होंने कहा है ना कि हमारे तिल निकले हुए हैं, तो ये तिल नहीं होता एक्चुअली। तिल तो वो होता है कि जो ब्लैक हमारा बॉडी के ऊपर निकलता है, वो डेड टिश्यूज होते हैं जिनको हम रिमूव कर देते हैं। जो ये बता रहे हैं तो इनको फॉलिकुलाइटिस या सेलुलाइटिस, इन दोनों में से एक चीज़ है। अच्छा। होता क्या है कि इसमें जो है इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे पस इकट्ठी होती है और एब्सिस सा बनता है, जिसकी वजह से उनको पेन भी स्टार्ट होता है और वो जगह इन्फ्लेम भी कर जाती है। अच्छा। तो ये बताएंगे यकीनन कि जी कि वहाँ पे इनको जो वो है जहाँ पे वो पिंपल निकले हुए हैं या दाना निकला हुआ है या जिसको ये तिल बोल रहे हैं वो निकला हुआ है, और कह रहे हैं पेन भी हो रही है। हाँ, पेन भी होता है, तो उसकी सराउंडिंग जगह जो होगी वो रेड होगी। अच्छा ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर आप एक एंटीबायोटिक का कोर्स करें और एंटी इन्फ्लेमेटरी लें और साथ टॉपिकल में एक क्रीम ले लें जिससे एंटीबायोटिक कवर होता है और माइल्ड हम स्टेरॉइड देते हैं, तो उससे इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। तो इनको बाकायदा डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है? डॉक्टर को दिखा के, क्योंकि इस तरह से अब बगैर देखे तो हम डायग्नोज नहीं कर सकते। जनरली मैंने बता दिया है कि जी कि इसकी रीजन ये होती है और इसका इलाज ये है, और बाकी तो यकीनन जो इनको डॉक्टर या डर्माटोलॉजिस्ट एग्जामिन करेंगे वही इनको प्रॉपर इलाज बता सकते हैं, बट ये तिल नहीं है। चाहिए। और यहाँ पर नाजरीन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि स्किन के मसाइल जो होते हैं वो स्पेशली देखने की ज़रूरत होती है, तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, वो देखेंगे और फिर आपको इलाज बताएंगे। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, सलीम। जी सलीम साहब, सवाल पूछे। मेरे आप कन्वे करेंगे या मैं डायरेक्ट बात करूँ? जी डायरेक्ट बात करें आप। अच्छा चलो कराएं। जी बोले, आप सवाल पूछे। जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, बोलिए। सवाल पूछे।
अच्छा, मेरे जिस्म पे ये खारिश होती है और फिर लाल लाल धब्बे निकल आते हैं, और जिधर खारिश होती है उधर भी, और दूसरे पूरे जिस्म पर निकल आते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि ये कुछ खाने के बाद या आपने नोटिस किया है कि आप क्या कर रहे होते हैं जिसके बाद ये आपको निकल आते हैं? ये ज्यादातर सुबह के वक्त होती है, जैसे सो के उठते हैं या सोने से पहले या बिस्तर में चला जाता हूँ तो ऊपर कपड़ा लेता हूँ तो उस वक्त ज्यादा शुरू होती है। ठीक है, और कितने दिनों तक रहते हैं फिर ये जो आप कह रहे हैं कि निशान बन जाते हैं? तकरीबन जो धब्बे हैं वो तो फिर 2-3 दिन रहते हैं, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और ये कितने अरसे से हो रहे हैं आपको? ये महीना हो गया। ठीक है, महीना हो गया। तो आपने कुछ ऐसा नोटिस किया है कि महीने में कोई ऐसी चीज जैसे कि नई चादर या नए कपड़े आपने इस्तेमाल करने शुरू किए जिसकी वजह से ये हो रहा है? नहीं, कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, और खारिज के लिए कुछ इस्तेमाल करते हैं फिर आप? हाँ, इसके लिए तो मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, मालिश कर लेता हूँ ऊपर। ठीक है, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? बस इसमें ये बताएं कि वो जो आपके जिस्म के ऊपर द्रफड़ तो नहीं बनते? वही कह रहे हैं। तफड़ भी नहीं, अच्छा। लाल से बनते हैं, सुर्ख सुर्ख। और दूसरा ये जिस तरह मैडम ने पूछा कि किसी खास चीज खाने के बाद होते हैं? नहीं, खाने के नहीं होते, वैसे ही होते हैं। और खारिश रात को ज्यादा होती है? सुबह ज्यादा होती है और रात को सोते वक्त ज्यादा होती है। सुबह नहाने के बाद ज्यादा होती है? नहीं, जब सो जाता हूँ तो लेट जाता हूँ बिस्तर पे, ऊपर कपड़ा लेते हैं, फिर वो घंटे 1.5 घंटे के बाद ज्यादा खारिश होती है। घर में किसी और को खारिश है? नहीं, किसी को नहीं। ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, अच्छा, जो आपने सवाल हाँ, पूछा मैं पूछने वाली थी। जी, बहुत अच्छा बिल्कुल किया ऐसा ही आपने। है। इसमें मैडम 2-3 ऑप्शंस हो सकती हैं इनके लिए। एक तो ये कि जो आप पूछ रही थी हिस्ट्री ले थी अर्टिकेरिया की, बिल्कुल वो हो सकता है जी कि वो स्पेसिफिक रिलेट कर रहा होता है कि किसी खास चीज़ के खाने के बाद होता है। सही। दूसरा ये होता है कि जो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस बोलते हैं हम उसको, कि इन्होंने कुछ ऐसा कपड़े पहने हैं या कोई ऐसी चीज़ बॉडी के ऊपर लगाई है या ऐसा कुछ सोप लगाया है, तो उससे भी इस तरह की एलर्जी हो सकती है। सही। तीसरा ये कि आजकल स्पेसिफिकली सर्दियां ख़त्म भी हो रही हैं और चल भी रही हैं साथ साथ, इसमें ये होता है कि जब गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है बिल्कुल। तो उससे भी बॉडी के ऊपर खारिश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ सोप हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि जिससे क्या होता है बॉडी में रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से भी खारिश बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। और एक और होता है कि स्केबीज, जिसके आप हिस्ट्री लेना चाह रही थी, स्केबीज के भी चांसेस होते हैं कि स्केबीज की खास जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि खारिश रात को ज़्यादा होती है। दूसरी बात है कि साथ वालों को भी होती है। बिल्कुल। तो उसका भी अब सारों की ना डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन है इलाज की। ये मैंने 3-4 चीज़ें तो बताई हैं। अब इसमें यह है कि ये अगर वही बात जो आपने कही है कि हम देख के ही इसको डेफिनेट उसकी डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हैं, देन ही हमको प्रॉपर इनको ट्रीटमेंट दे सकेंगे। बिल्कुल सही। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? काशिफ बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी काशिफ साहब, सवाल पूछे। ये ग्लासेस पहनते हैं, कमानी के नीचे दोनों साइड पर मुझे जो है ना एक काले धब्बे बन रहे हैं। ठीक है, सही। आपकी जो ग्लासेस हैं वो कितने अरसे से आप लगाते हैं? मैं बचपन से लगा रहा हूँ। ठीक है, और बहुत हैवी तो नहीं है आपकी ग्लासेस? नहीं, लाइट मैं पहनता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफी अच्छे से, बड़े छोटे से थे, अब थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं। ठीक है, और इसके लिए कुछ किया आपने? इस पर कुछ लगाने से अफाका वगैरह होता है या किसी चीज से ये धब्बे नहीं जा रहे? नहीं, मैंने यूज भी कुछ नहीं किया। एक डॉक्टर साहब को मैंने चेक कराया था मुल्तान में, स्किन स्पेशलिस्ट को। उन्होंने 1-2 क्रीम दी थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं। फ्यूसीडर्म वगैरह दी थी उन्होंने, अच्छा, लेकिन उससे कोई इफेक्ट ऐसा खास नहीं हुआ। ठीक है, चलें, आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और आपके सवाल का जवाब लेते हैं। आपको कोई पेन तो नहीं होता उसमें? नहीं, कोई वो नहीं, पेन भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ धब्बे बने हुए हैं? जी, सिर्फ धब्बे 2 साइड पे। थोड़ा सा ये भमे जो है ना, राइट भमे, इसके अंदर बालों के अंदर एक काला सा धब्बा भी है, नजर आता है थोड़ा थोड़ा मुझे। और वहाँ पे भी उसका जो आप ग्लासेस पहनते हैं उसका वेट आता है, वजन आता है वहाँ पे भी? वहाँ पर नहीं आता। अच्छा, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। अच्छा, इस तरह है मैडम कि जो ये बनते हैं ना नॉर्मली, वो ये कि चूंकि प्रेशर आ रहा होता है ना वो स्किन पार्ट के ऊपर, वो ग्लासेस की वजह से, चाहे जितना मर्जी लाइट वेट यूज कर रहे हैं, बिकॉज हमने इसको लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसलिए इस तरह की पिगमेंटेशन हो जाती ये है। कह रहे थे कमानी, तो इनका मतलब साइड्स था या यहाँ पर नेजल ब्रिज पे? नॉर्मली तो नेजल ब्रिज पे बनते हैं। हाँ जी, ठीक है, नॉर्मली नेजल ब्रिज पे बनते हैं। साइड पे अगर होते भी हैं तो चूंकि बाल होते हैं तो वो कवर हो जाते हैं, वो इतना बॉदर नहीं करते हमारे क्लाइंट्स को भी, पेशेंट्स को भी। तो इसलिए जो रिकमेंड करेंगे वो यही कि जो एंटी पिगमेंटरी क्रीम्स होती हैं, जो मैंने जिस तरह पहले बताया कि विटामिन सी वाली क्रीम्स हैं, उसमें कोजिक एसिड भी होता है, तो वो क्रीम कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल करें तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा।
लेकिन अगर हम ये कहें कि जी नहीं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसमें वो तब पॉसिबल है कि जब ये ग्लासेस इस्तेमाल करना छोड़ दें। ठीक है। क्योंकि एक चीज़ की जो कॉजिटिव फैक्टर को ही हम अगर रिमूव नहीं कर रहे तो वो कैसे ठीक होगा। सपोज कि एक चीज़ की किसी हमारे मेरे हाथ के ऊपर एक चीज़ पिंच कर रही है और वो वहीं पे कंटिन्यूस है, तो जब तक उस चीज़ को हटाएंगे नहीं तो वो पिंचिंग तो ख़त्म नहीं होगी। सही। तो हम कोई भी दर्द की दवाई दे के या कोई भी ऐसी मेडिसिन लेके उसको कम तो कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म तब होगी जब उस चीज़ को वहाँ से रिमूव करेंगे। और इनको थोड़ा सा ये भी ज़रूरत है कि ये देख लें कि कहीं बहुत ये छोटे साइज़ के ग्लासेस तो नहीं यूज़ करें जो कि प्रेशर डाल रहे हैं, तो थोड़ी वाइड अगर ये यूज़ करेंगे तो मे बी उससे प्रेशर इनका कम हो जाए। और आपने जिस तरह के कहा कि साथ साथ ये मेजर्स ले लें और डॉक्टर को भी दिखा लें। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सरफराज बात कर रहा हूँ जी, तोबा तेग सिंह से। जी, सवाल पूछें। डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरे हाथों पे और चेहरे पे ना मोके हैं। अच्छा, ठीक है। वो खत्म नहीं हो रहे हैं। ठीक है। और ये कब से है आपको? तकरीबन 2-3 माह से। ठीक है। और ये अचानक से शुरू हुए थे? जी, पहले चेहरे पे शुरू हुए थे, इसके बाद जो है ना अब मेरे हाथों पे भी है। ठीक है। और इनकी वजह से आपको कोई तकलीफ होती है, खारिश या दर्द या कुछ और मसला? जी नहीं, खारिश नहीं होती। ठीक है। ये बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं। इसके लिए आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? नहीं दिखाया अभी तक। अभी तक नहीं दिखाया। जी, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? बस इसमें ये कि स्टार्ट चेहरे से हुए थे आपके? जी जी जी, स्टार्ट चेहरे से हुए। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी। अच्छा मैडम, इस तरह है कि जो इन्होंने सवाल पूछा है मोके, अब ये डिपेंड करता है उसको देख के कि वो स्किन टैग्स हैं, वॉट्स हैं, क्या हैं। लेकिन जो कंटेजियस होते हैं ना, जो बढ़ रहे होते हैं, वो नॉर्मली वॉट्स होते हैं। और वॉट्स के लिए हम लोग फिर ये करते हैं कि या तो हम उसकी लेज़र रिमूवल करते हैं, लेज़र से उसको रिमूव करते हैं। दूसरी ऑप्शन हमारे पास होती है कि जी हम उसके ऊपर कोई ऐसा वो एक हमारा एसिड होता है, उसको हम TCA बोलते हैं, वो अप्लाई करते हैं। बट अगेन वो हम इस तरह नहीं कह सकते जी कि आप जाके फार्मेसी से लें और अप्लाई कर दें। वो किसी डॉक्टर देखेगा कि कौन से पार्ट ऑफ बॉडी है उसकी, फिर हमें प्रॉपर उसकी कंसंट्रेशन रखनी होती है। उसके अकॉर्डिंगली हम फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ बॉडी है और उसके ऊपर ही फिर हम रिकमेंड करते हैं इतने % वो लगाएं। सही। अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन ही होती है कि हम उनको वो करें, जो है ना वो करें, लेज़र से रिमूव कर दें। ठीक है। और जिस तरह कि आपने कहा कि वॉट्स जो होते हैं ये कंटेजियस होते हैं, यानी अगर एक जगह पर हैं तो ये स्प्रेड करना शुरू कर जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि इनका इलाज करवा लिया जाए। थोड़ा सा एक्जिमा के मुतालिक बताइएगा। गर्मी का सीज़न है, इसमें एक्जिमा बढ़ जाता है। एक्जिमा क्या होता है, क्यों होता है, थोड़ा सा इसको अगर आप बताना चाहें शॉर्ट सी फॉर्म में। हमारे प्रोग्राम का टाइम थोड़ा रह गया। हाँ, बस एक्जिमा का जो है ना उसके डिफरेंट रीजन होती हैं। एक्जिमा ऑटोइम्यून भी हो सकता है, साथ ये कि उसका कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की वजह से भी हो सकता है, और उसके साथ ये कि केमिकल कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की वजह से भी हो सकता है। उसमें होता क्या है कि स्किन डैमेज होती है और वो इचिंग स्टार्ट कर देती है। तो उसका जो मैं एहतियात तो यही बताऊंगा कि अगर किसी स्पेसिफिक रीज़न से हो रहा है तो उसको रिमूव करें। आप ज़रा खुद इसको लुक इनटू करें कि जी कि किस वजह से ये हो रहा है, किस वजह से बढ़ जाता है। ठीक है। और नॉर्मली ख़वातीन में ऐसा होता है कि जी आप जब बर्तन वॉश करते हैं और कपड़े धोते हैं, उसमें भी उनके हैंड जो है ना वो डैमेज होते हैं, तो उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर लें। दूसरा ये कि उसका जो ट्रीटमेंट है तो टॉपिकल कुछ क्रीम्स देते हैं हम, और क्रीम के इस्तेमाल के साथ ये अगर खारिश हो रही तो हम एंटी एलर्जिक देते हैं, उससे वो ठीक हो जाते हैं। और तो दूसरा ये कि स्किन को रेगुलर बेसिस पे मॉइस्चराइज रखें। अगर आपकी स्किन ड्राई होगी तब ही इसके इम्पैक्ट और इसके जो डैमेजिंग इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा आएंगे। अगर मॉइस्चराइज स्किन होगी तो उसके ऊपर कम से कम आने के चांसेस होते हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे अपने आइंदा आने वाले प्रोग्राम में, बिकॉज ईद के करीब ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो अपनी स्किन पर कुछ टोटके करें, तो उसके मुतालिक भी हम आपसे ज़रूर पूछेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर डाहा हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू मैम, शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा मैसेज यही है कि रमज़ान का महीना है, इसमें कोशिश कीजिए कि जिस कदर हो सके अल्लाह की राह में ज़रूर दीजिए। जब आप अपने लिए अफ्तारी बनाते हैं तो मेरे घर में भी ये रिवायत रही है, आपके घर में भी ज़रूर होगी कि एक प्लेट अपने हमसायों के लिए, रिश्तेदार के लिए ज़रूर बनाइए, क्योंकि मिल बांटने का जो मज़ा है वो अकेले खाने में नहीं है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।